क्या सच में नीलावृंति ग्रंथ श्रापित है या इसके पीछे एक ऐसा साइंटिफिक एंगल भी मौजूद है जिसे जानबूझकर लोगों से छिपाया गया? और अगर हर दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में आपको अचानक से तेज नींद आती है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपका दिमाग आपसे कुछ कहना चाहता है। साथ ही साथ आज आप अपने दिमाग की एक ऐसी ट्रिक भी जानने वाले हैं जो आपको सक्सेसफुल बनाकर ही छोड़ेगी। तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज की वीडियो होने वाली है नॉलेज से ओवरलोडेड। तो इस वीडियो को लास्ट सेकंड तक जरूर देखिएगा, वरना आप कोई ना कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट जरूर मिस कर जाएंगे। फैक्ट नंबर 5 गाइस, एक चीज 100% आपने नोटिस तो जरूर करी होगी कि हमें से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि डेली वर्कआउट करते हैं, अच्छा खाना खाते हैं और वो सारे ही वो काम करते हैं जिसकी वजह से एक ह्यूमन बॉडी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिव और हेल्दी बनी रहे। लेकिन बावजूद इसके भी होता क्या है, कम उम्र में ही उन्हें कोई बीमारी लग जाती है और उनका देहांत हो जाता है। तो अब मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि भाई फिर क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि कौन सा इंसान हेल्दी होकर लंबे समय तक जिएगा, जबकि कौन सा इंसान जल्दी बीमार होकर टाटा बाय बाय कर पाएगा? एंड द साइंटिफिक आंसर इज यस। और देखो, उसके लिए ना भाई कोई रॉकेट साइंस या फिर ज्यादा पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बस ऑनेस्ट होकर मुझे ये बताना है कि क्या आपको हर दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम से तेज नींद आती है जिसमें आंखें खोलना भी मुश्किल हो जाता है और कोई काम करना भी मुश्किल होता है? एंड द आंसर इज यस। तो मेरे दोस्तों, आपका दिमाग प्रैक्टिकली आपसे कुछ ऐसा कह रहा है जिसे तुरंत आपको समझना ही होगा। तो देखो गाइस, नॉर्मली हर एक इंसान की नींद 3 स्टेज में पूरी होती है। स्टेज 1 होती है हमारी लाइट स्लीप, जिसे हम कच्ची नींद कहते हैं। इसके बाद आती है प्लेटो स्लीप, यानी कि वो नींद जिसमें हम कच्ची नींद से गहरी नींद की तरफ जाते हैं। और थर्ड स्टेज होती है डीप स्लीप की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही देखो हमारा जो दिमाग है वो डीप स्लीप के अंदर पहुंचता है, उसके बाद ही वो खुद को, हमारी बॉडी को, हमारे हार्ट को और हमारे लिवर को रिपेयर करना शुरू करता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये सारी ही स्टेजेस लगभग 90 मिनट की साइकिल पर चलती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ही आप सोते हो तो 90 मिनट तक आप लाइट स्लीप में रहते हो, फिर 90 मिनट के बाद आप वो बीच वाली स्लीप में पहुंच जाते हो और उसके 90 मिनट के बाद आप डीप स्लीप में जाते हो। अब अगर किसी भी कंडीशन में फोन के बज जाने से या फिर किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से आप उठ जाते हो तो दोबारा से आपको बिल्कुल शुरुआती स्टेज से ही सारा काम शुरू करना होता है। एग्जांपल के लिए आप ये मान लो कि सोते हुए लगभग आपको 180 मिनट हुए और जस्ट जैसे ही डीप स्लीप में आपने एंटर किया आपका फोन बज जाता है। अब जब आप उठोगे और दोबारा से सोगे तो ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग तुरंत ही जंप करके डीप स्लीप वाले साइकिल पर आ जाएगा। प्रैक्टिकली उसे दोबारा से उस कंडीशन में आने में लगभग 180 मिनट के आसपास का फिर से समय लगेगा। और देखो, यही वो एक सबसे बड़ा रीजन भी है जिसके चलते हुए आपने इस चीज को नोटिस करा होगा कि कभी कभार क्या होता है कि भाई हम घंटों सो जाते हैं, लेकिन सोने के बावजूद भी जब हम उठते हैं ना तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमारा पूरी बॉडी या फिर जो दिमाग है वो थका हुआ है। असल में इसके पीछे का रीजन ये है कि उस रात आप लंबे समय तक डीप स्लीप वाले साइकिल में पहुंच ही नहीं पाए। तो अब देखो गाइस, बात बिल्कुल सीधी सी है कि अगर एक इंसान डीप स्लीप में प्रॉपर तरीके से जा ही नहीं पाएगा तो इंटरनली वो कभी भी हेल्दी नहीं हो सकता। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि भाई इस चीज को हमारा दिमाग हमें समझाए कैसे? तो देखो, इसको समझाने के लिए हमारा दिमाग चलता है एक बेहद ही सीक्रेट चाल, जिसमें जैसे ही दिमाग दोपहर 2 बजे से 5 बजे के बीच पहुंचता है वो अपने होस्ट यानी कि आपको एक तरीके से रिमाइंडर दिलाता है कि भाई आपकी इंटरनल बॉडी रिपेयर नहीं हुई है और इसलिए बहुत से लोगों को इस टाइम पीरियड के दौरान अचानक से बहुत तेज नींद आती है। और अगर किसी भी रीजन से आप ये सो नहीं पाते हो और ये चीज लगातार हर दिन तक चलती रहती है तो इससे क्रिएट होता है एक ऐसा ब्लेंडर जो अंदर ही अंदर एक अच्छे खासे इंसान को खोखला कर देता है। और इसलिए भी गाइस, मेडिकली भी ये बात पूरे तरीके से प्रूफ होती है कि अगर एक इंसान को हर रोज दोपहर 2 बजे से लेकर 5 बजे तक एकदम अचानक से अनकंट्रोल्ड वाली नींद आती है तो भाई वो कुछ भी कर ले लेकिन वो लंबे समय तक हेल्दी लाइफ को तो नहीं जी सकता। तो इस चीज को समझिए और अपनी लाइफ को बेहतर बनाइए। फैक्ट नंबर 4, बचपन से ही हमें पढ़ाया जाता है यूनिटी इज द स्ट्रेंथ बट समटाइम यूनिटी इज ऑल्सो अ डिजास्टर। वेल, अब इस अजीब सी बात को मैंने क्यों बोला, एक बड़ी अजीब सी चीज समझाकर आपको समझाता हूँ। देखो गाइस, इस दुनिया में लगभग 810 करोड़ लोग मौजूद हैं। अब अगर इन 810 करोड़ लोग एक साथ क्लैप कर दें तो क्या कभी आपने सोचा है कि क्या होगा? क्या वो सिर्फ शोर होगा या पूरी दुनिया लिटरली भाई हिल जाएगी? चलो लेट्स ब्रेक डाउन दिस इन अ साइंटिफिक एक्सपेक्ट। देखो, अगर हम सभी 800 करोड़ लोगों को एक जगह पर खड़ा कर दें तो वो इतनी ज्यादा भीड़ होगी कि इससे पूरा दिल्ली का मैप इंसानों से ही भर जाएगा और एक भी सेंटीमीटर खाली नहीं बचेगा। और अब सबको एक ही टाइम पर करना है क्लैप, एक भी सेकंड आगे नहीं और एक भी सेकंड पीछे नहीं। रेडी? 3, 2, 1। एक साथ पूरे प्लेनेट पर 200 डेसिबल का साउंड ब्लास्ट होगा। 200 डेसिबल सुन के लग रहा होगा ना कि भाई बहुत ज्यादा होगा।
प्रैक्टिकली भाई ये ज्यादा नहीं बल्कि लिटरली एक सोनिक बूम के बराबर होगा। जिसके बाद देखो 800 करोड़ लोगों में से 500 करोड़ लोगों के कान तो लिटरली भाई सीधे तब ही फट जाएंगे। अर्थ पर मौजूद सारे ही एनिमल, बर्ड्स, सबकी सुनने की पावर एक ही झटके में खत्म। इवन इस क्लैप का वाइब्रेशन इतना ज्यादा तेज होगा कि कई लोगों की हड्डियां तक टूट जाएंगी। बड़े बड़े स्काई स्क्रैपर, जायंट स्ट्रक्चर्स या तो डैमेज हो जाएंगे या फिर शॉक वेव के चलते हुए जमीन पर गिर जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका कोई भी फ्रेंड आपसे बोले कि भाई एक बार क्लैप कर देना यार, क्या ही जाता है, तो उसे समझाइएगा भाई कि अगर 800 करोड़ लोगों ने कर दी एक बार क्लैप तो बदल जाएगा पूरी दुनिया का मैप। फैक्ट नंबर 3, गाइस एक बात सीरियसली सोचो कि ये जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग होते हैं, क्या ये शुरुआत से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करते हैं या फिर प्रैक्टिकली ये सिर्फ एक काम में हमसे काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और इसका रिजल्ट इतना बड़ा होता है कि हम यहीं पर ही रह जाते हैं और ये सक्सेसफुल बन जाते हैं। सच जानना है तो कुछ ही मिनट दीजिए, क्योंकि इस फैक्ट के खत्म होने के बाद आपका इस पूरी दुनिया को देखने का नजरिया ही भाई एक झटके में बदल जाएगा। देखो गाइस, जब भी हम किसी भी सक्सेसफुल इंसान को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई इसने तो जरूर बहुत कोई बड़ी चीज करी होगी या फिर दिन रात मशीन की तरह काम किया होगा, पर असली रियलिटी ये है कि उन्होंने भी वही काम किया होता है जो एक नॉर्मल इंसान करता है, लेकिन फर्क तब आता है जब वो उसी काम को एक बिल्कुल ही अलग माइंडसेट से करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो कि एक दिन में आपको 3 मेजर टास्क कंप्लीट करने हैं, A, B एंड C। अब देखो ज्यादातर लोग क्या करेंगे, वो थोड़ा सा A को कंप्लीट करेंगे, फिर B को कंप्लीट करेंगे, फिर C को कंप्लीट करेंगे और दिन भर इसी तरीके से इधर उधर कूदते हुए सारे ही काम को कंप्लीट कर डालेंगे। क्योंकि देखो इससे हमें ये लगता है कि भाई ऐसा करने से ना ही भाई मैं बोर हो रहा हूं, मुझे मजा भी आ रहा है और थोड़ा थोड़ा करके मैंने सारा काम कंप्लीट भी कर दिया। बट प्रैक्टिकली क्या आपको पता है कि ये एक ऐसा ट्रैप होता है जो हमारा दिमाग हमारे ही खिलाफ लगाता है। असल में देखो गाइस, बोरिंग करने वाला काम ही आपके दिमाग को रियल ट्रांसफॉर्मेशन देने का काम करता है। देखो जब भी आप बार बार एक ही टास्क को करते हो तो आपका दिमाग बोर होने लगता है, तो वो उस सिचुएशन से जल्दी बाहर आने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट्स को सबकॉन्शियसली क्रिएट करना शुरू करता है। एंड बिंगो, यही शॉर्टकट्स प्रैक्टिकली एक सिंपल इंसान को ना भाई एक हाईली प्रोडक्टिव इंसान बना देते हैं। कैसे, चलो वो भी प्रूफ करके दिखाता हूं। देखो गाइस, अगर आप टास्क ए को लगातार फिनिश करते हो, फिर टास्क बी को खत्म करते हो और फिर सी को करते हो, तो 5 या 6 दिन के बाद वो सारे ही काम जो पहले आपको करने में एक पूरा दिन लगता था, अब उसको करने में आपको आधा दिन या फिर उससे भी कम समय लगेगा। क्योंकि देखो प्रैक्टिकली हमारे दिमाग क्या हुआ, काम करने से बोर हुआ ना, तो उसने क्या किया, शॉर्टकट्स बनाना शुरू करा। अब जब दिमाग के पास शॉर्टकट अवेलेबल है तो भाई सीधी सी बात है कि आपको अब एक टास्क कंप्लीट करने में कम समय लगेगा। लेकिन वहीं अगर आप इन तीनों ही कामों को जंप करते करते थोड़ा थोड़ा करने की कोशिश करते हो तो 15 दिन के बाद भी हालत भाई साहब वही रहेंगे जो फर्स्ट डे पर थे और कोई भी फर्क क्रिएट नहीं होगा। असल में देखो गाइस, हमारे दिमाग में बार बार ये डाला जाता है कि जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग रहे ना भाई, ये तो लिटरली भाई सुपर ह्यूमन रहे हैं, इन्होंने तो बहुत काम किया है। नहीं भाई, प्रैक्टिकली उन्होंने बस अपने दिमाग को बोर होने की आदत डलवा रखी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी सेम टास्क करते हुए आपका दिमाग आपसे बोले कि भाई मैं बोर हो रहा हूं और मुझसे काम नहीं हो रहा है, तो समझ लेना कि वही बोर्डम आगे चलकर आपके लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बनने वाला है। तो देखो दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई बहुत मेहनत करने के बावजूद भी मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं लाइफ में कहीं जाकर अटक चुका हूं, तो इस ट्रिक को अप्लाई जरूर कीजिएगा, क्योंकि जैसे आप ये अप्लाई करोगे भाई लिटरली आप भी एक सुपर ह्यूमन बन जाओगे। और हाँ, अगर अपने इस भाई की मेहनत पसंद आई हो तो भाई तो इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। फैक्ट नंबर 2, गाइज हम सभी को यह पता है कि हमारा ये दिमाग हमारा इतना अच्छा दोस्त होता है कि ये क्रिएटिव आइडियाज दे देकर किसी भी अनसक्सेसफुल इंसान को भाई चुटकियों में सक्सेसफुल बना सकता है। लेकिन पता है हमारी प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमने सिर्फ अभी तक हमारे इस दिमाग की दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं। असल में ये सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा जेनेटिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी मौजूद है जो कि एक अच्छे खासे इंसान को ना भाई साहब खुद के लिए एक हॉरर मूवी का ज़ॉम्बी बना देता है। एक्चुअली गाइस, इस डिसऑर्डर का नाम लेशनियन सिंड्रोम है और ये प्रैक्टिकली दिमाग के उस हिस्से पर अटैक करता है जिसका काम हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का होता है। इंटरेस्टिंगली, जब ये सिंड्रोम किसी भी इंसान को होता है तो उसका खुद का दिमाग उसके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। और पता है किस लेवल तक का ये काम होता है? प्रैक्टिकली उसका दिमाग उस इंसान से खुद ही अपने बॉडी के ऑर्गन्स को चबवाना शुरू कर देता है। शॉक हो गए तो बिल्कुल भी मत होना, क्योंकि भाई साहब ये तो सिर्फ दुश्मनी की शुरुआत है। एक्चुअली इस सिंड्रोम में उस इंसान को अच्छे तरीके से समझ में आता है कि वो खुद की फिंगर या फिर स्किन को खा रहा है, लेकिन बावजूद इसके भी क्योंकि उसका दिमाग खुद को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहा, तो वो शख्स रुक ही नहीं पाता। इवन बहुत से डॉक्यूमेंटेड मेडिकल केसेस में हमें तो ये भी देखने को मिला है कि डॉक्टर्स को ना चाहते हुए भी उस इंसानों के दांतों को निकालना पड़ता है। और अब सबसे ज्यादा शॉकिंग बात बताऊं, हमारी मेडिकल साइंस जिसे हम काफी ज्यादा एडवांस कहते हैं, उसके पास आज भी इस सिंड्रोम का कोई इलाज मौजूद नहीं है। और इसलिए भी भाई जिस इंसान को ये बीमारी होती है ना, वो हर दिन एक अजीब सी जंग लड़ रहा होता है अपने ही दिमाग के खिलाफ, और प्रैक्टिकली भाई वो हर रोज अपने दिमाग से हारता भी है। सैड
बट ट्रू। फैक्ट नंबर 1, गाइस नॉर्मली बुक्स को इंफॉर्मेशन का एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसी बुक या फिर ग्रंथ भी मौजूद है जिसका नाम जैसे ही बड़े बड़े एक्सपर्ट्स या फिर विद्वान लोगों के बीच में आता है, भाई उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और प्रैक्टिकली उस ग्रंथ का नाम है नीलावंती ग्रंथ, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह ग्रंथ पूरे ही तरीके से श्रापित है, क्योंकि अगर कोई भी इंसान इसे पूरा पढ़ता है तो उसका देहांत हो जाता है, जबकि जो इस ग्रंथ को अधूरा पढ़ता है वो पागल हो जाता है। और बाय द वे, इस ग्रंथ के बारे में सारी ही इंफॉर्मेशन देने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने भाई इस ग्रंथ को पढ़ने पर ही बैन लगा रखा है। अब प्रैक्टिकली ये बैन क्यों लगाया गया, इस ग्रंथ को किसने लिखा, इसके अंदर क्या लिखा गया है, क्या वास्तव में ये श्रापित है या फिर इसके पीछे एक ऐसा साइंटिफिक एक्सपेक्ट भी या एंगल भी मौजूद है जिसके बारे में भाई कोई सोच ही नहीं पा रहा है। चलिए सारी ही इंफॉर्मेशन को एक ही झटके में डिकोड करते हैं। तो देखो गाइस, इस ग्रंथ के बारे में जानने से पहले मैं आपको शॉर्ट में ये समझा दूं कि ये ग्रंथ किसने और क्यों लिखा। असल में ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक गांव से, जहां पर नीलावंती नाम की एक बच्ची का जन्म हुआ। जब वो बच्ची 5 साल की हुई तो उसकी माता का देहांत हो गया। लेकिन वो होते हैं ना लाखों करोड़ों में से एक या दो गिने चुने ऐसे बच्चे जिनके अंदर इनबिल्ट एक सुपर पावर होती है। प्रैक्टिकली नीलावंती भी उन्हीं बच्चों में से एक थी, और उसकी सुपर पावर ये थी कि वो आसानी से बर्ड्स, एनिमल, पेड़ पौधे, इन सारी की ही आवाजों को समझकर ये जान पाती थी कि वो उससे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि इन शॉर्ट नीलावंती इंसानों के साथ साथ नेचर और नेचर के जो ये एनिमल या फिर बर्ड्स होते हैं ना भाई, इनसे भी आसानी से बातें कर सकती थी। अब इंटरेस्टिंगली कहा यह जाता है कि क्योंकि नीलावंती के फादर को पुराण और आयुर्वेद की बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो धीरे धीरे नीलावंती ने अपनी सुपर पावर के बारे में एक बुक में लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि कैसे एक इंसान कौन कौन से योग या फिर प्रैक्टिस करके अपने अंदर की इस सुपर पावर को जगा सकता है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि सुपर पावर के साथ साथ नीलावंती को एक और चीज गिफ्ट की तर्ज पर मिली थी, और वो ये थी कि जब भी वो सोने जाती थी तो उसे अपने सपने में भूत, प्रेत और अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती थी। इंटरेस्टिंगली जब वो 20 साल की हुई तो उसे वो भूत और सारी ही चीजें अपने सामने हकीकत में दिखाई देने लगी, जिसके बाद उसे ये मालूम पड़ा कि भाई वो एक श्रापित यक्षिणी है और वो इस दुनिया में कहीं फंस गई है, और इससे बाहर आने और मुक्त होने के लिए भाई उसे खुद ब खुद ही कोई रास्ता तलाशना होगा। और उसी को ही तलाशने के लिए वो अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव की तरफ जाती है, जहां पर उन्हें एक व्यापारी मिलता है जो उनसे ये कहता है कि अगर वो उनसे शादी कर ले तो वो उसे एक ऐसा तरीका बता सकता है जिसका इस्तेमाल करते हुए नीलावंती इस दुनिया से मुक्त हो सकती है। अब देखो गाइस, इसके बाद उनकी शादी हो जाती है, जिसके बाद उनके हस्बैंड को यह मालूम पड़ता है कि भाई उनकी वाइफ ने एक ऐसी बुक या फिर ग्रंथ लिख रखा है जिसमें प्रैक्टिकली अगर पढ़कर देखा जाए तो वो भी एक ऐसी विद्या को सीख सकता है जिससे वो नेचर या फिर पशु पक्षियों से बात कर सकता है। बट सैडली नीलावंती को आगे चलकर यह पता चलता है कि उनका पति कोई इंसान नहीं बल्कि राक्षस है, और वो इस ग्रंथ को एक राक्षस को तो दे नहीं सकती थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया के साथ गलत हो जाता। और इसलिए भी वो अपने ग्रंथ को ये श्राप देती हैं कि अगर कोई भी इसे पूरा पढ़ेगा तो उसका देहांत हो जाएगा, या फिर अगर कोई इसे आधा पढ़ेगा तो वो पागल हो जाएगा। अब देखो गाइस, सच बात तो यह है कि ये कहानी बहुत ज्यादा लंबी है और आपको बहुत सारी यूट्यूब चैनल्स पर ऑलरेडी ये कहानी देखने को मिल जाएगी, तो इसे मैं ज्यादा लंबा स्ट्रेच नहीं करूंगा। मेरा इंटरेस्ट है इस पर साइंटिफिक एंगल को दिखाना, वो एंगल जो प्रैक्टिकली भाई कोई भी देख नहीं रहा या देखना नहीं चाहता। और मुझे ऐसा लगता है कि भाई आप इस चैनल से और मुझसे एक्सपेक्ट भी यही करते होंगे कि मैं इसके पीछे की साइंस बताऊं। तो देखो गाइस, अब इस कहानी से बाहर आकर बात करते हैं आज की डेट की रियलिटी की। तो देखो, आज की डेट में यह कहा जाता है कि यह ग्रंथ नीलावंती के द्वारा महाराष्ट्र के जंगलों में कहीं छुपाकर रख दिया गया है। इंटरेस्टिंगली कुछ हमें ऐसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स भी देखने को मिलते हैं जो इस बात को प्रूव करते हैं कि साल 1980s के दौरान महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के जंगल में कुछ लोगों ने इस बुक को ढूंढने की तलाश भी शुरू की थी। बट सैडली उनमें से 80% लोग या तो गायब हो गए या फिर उनका देहांत हो गया। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर बहुत बड़े स्केल में खड़ा होता है कि क्या जेन्युइनली एक ऐसी बुक लिखी जा सकती है जिसे पूरा पढ़ने के बाद इंसान का देहांत हो जाए या फिर आधा पढ़ने पर इंसान पागल हो जाए? एंड द साइंटिफिक आंसर इज यस। तो देखो गाइस, इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान का एक सेंसरी रेस्पॉन्स सिस्टम होता है, जिसका कि प्राइमरी काम हमारे आसपास मौजूद बहुत सी आवाजों को फिल्टर करने का होता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे कानों के आसपास हर वक्त हजारों आवाजें गूंजती रहती हैं, जो हमारे कान के थ्रू हमारे ब्रेन तक भी पहुंचती हैं। अब देखो, इस कंडीशन में अगर हमारा ब्रेन हर सेकंड हजारों आवाजों को प्रोसेस करेगा तो प्रैक्टिकली उसे एक्सट्रीम लेवल पर जाकर काम करना होगा। और अगर दिमाग को इतने बड़े स्केल पर काम करना होगा तो भाई सीधी सी बात है ना, उसको एनर्जी भी फिर बहुत बड़े स्केल पर कंज्यूम करनी होगी। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन नेचर ने हमें यह दिया कि जैसे ये हजारों आवाजें हमारे दिमाग के अंदर पहुंचती हैं, हमारे दिमाग में मौजूद थैलेमस एक तरीके से गेटकीपर बनकर उन आवाजों को दिमाग में एंटर होने से रोकता है, जिसकी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होती। एग्जांपल के लिए ये मान लेते हैं कि आप एक सड़क पर खड़े हुए हो, तेज हवा चल रही है और आपको अचानक से एक बस का हॉर्न सुनाई देता है। तो इस कंडीशन में हमारा दिमाग पत्तों के हिलने की आवाजों पर रिस्पॉन्स नहीं करेगा, बल्कि हमारा दिमाग सीधा फोकस करेगा बस के हॉर्न पर, क्योंकि प्रैक्टिकली बस का हॉर्न ये डिसाइड करेगा कि भाई हम सड़क से हटेंगे और सर्वाइव कर पाएंगे या फिर नहीं।
राइट? बट इंटरेस्टिंगली मेडिकल साइंस ये बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सी ऐसी मेंटल एक्सरसाइजेस, योग और मंत्र भी मौजूद हैं जिसकी डेली प्रैक्टिस करने पर हम हमारे इस सेंसरी रेस्पॉन्स सिस्टम को ज्यादा एक्टिव बना सकते हैं। मतलब प्रैक्टिकली हम हमारे दिमाग को इस तरीके से चैनलाइज कर सकते हैं कि वो हर सेकंड पहले से ज्यादा आवाजों को प्रोसेस करे। और शायद हो सकता है कि इस ग्रंथ में वही मेंटल एक्सरसाइजेस या फिर योग के बारे में लिखा गया हो। क्योंकि देखो, बात अगर नीलावंती की जाए तो उनके पास ये नेचुरल गिफ्ट था जिसके चलते हुए वो नेचर की सभी आवाजों को आसानी से सुन सकती थी और फ्रीक्वेंसी लेवल पर जाकर उन्हें डिकोड भी कर सकती थी। तो हो सकता है कि उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस या फिर सीक्रेट योग इस ग्रंथ में लिखे हो जिसकी वजह से हम साधारण इंसान भी उस सुपर पावर को अनलॉक कर सके। लेकिन देखो, क्योंकि हर एक इंसान का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, तो कभी कभी क्या होता है कि इसकी वजह से होता क्या होगा कि इंसानों का दिमाग ओवरलोड होकर पागल भी हो जाता होगा। एंड बाय द वे, यही सेम कंडीशन आज की डेट में हमें मेडिकल साइंस में देखने को भी मिलती है। असल में देखो, आज की डेट में बहुत से लोगों को ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, सीजोफेनिया या फिर हाइपरक्लोसिस जैसी बीमारियां भी होती हैं जिसमें दिमाग का थैलेमस गेटकीपर की तरह अच्छे तरीके से काम नहीं करता है और दिमाग पर हर सेकंड बहुत सी अननेसेसरी साउंड भी पहुंचने लगती हैं जिसको प्रोसेस करने की वजह से या तो पेशेंट पागल हो जाता है और अगर ये चीज एक्सट्रीम केसेस पर चली जाती है तो उसका भाई साहब देहांत भी हो जाता है। तो इस पॉइंट पर अगर आप इन दोनों ही चीजों को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि भाई प्रैक्टिकली शायद ये ग्रंथ कोई श्रापित नहीं है, बल्कि प्रैक्टिकली ये एक ऐसी की है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम हमारी एक हिडन सुपर पावर को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि पास्ट में लोगों को साइंस की नॉलेज नहीं थी तो उन्होंने इसे श्रापित समझ लिया। हालांकि देखो गाइस, आज की डेट में ये ग्रंथ कहां पर मौजूद है इसका कोई भी सॉलिड एविडेंस हमारे पास मौजूद नहीं है। लेकिन हाँ, पास्ट में इस ग्रंथ को स्वामी विवेकानंद जी से भी जोड़कर देखा गया है, जिसमें कुछ लोगों ने यह क्लेम किया है कि स्वामी विवेकानंद जी ने भी अपनी लाइफ के आखिरी दौर में इस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया था। हालांकि देखो, इसका मुझे कोई भी ऑथेंटिक एविडेंस नहीं मिला है, तो इस बात को भाई मैं पुख्ता तौर पर शेयर तो नहीं कर सकता। बट हाँ, एक चीज जो पूरे तरीके से क्लियर है कि भाई हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने इस ग्रंथ को पढ़ने पर ही बैन लगा रखा है, जिसके चलते हुए अगर बाई चांस एक या दो कॉपी इंडिया में कहीं अवेलेबल होंगी भी तब भी उसे ना ही किसी लाइब्रेरी में रखा जा सकता है और ना ही उसे खरीदा और बेचा जा सकता है। तो गाइस देखो, आज सबसे पहली बार इस ग्रंथ को लेकर मैंने एक साइंटिफिक पर्सपेक्टिव भी रखा है जो शायद आज से पहले आपको यूट्यूब पर देखने को नहीं मिला होगा। अब देखो, सारी चीजें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आपको क्या लगता है, क्या वास्तव में ये कोई हिडन पावर अनलॉक करने वाला कोई ग्रंथ या एक्सरसाइज या कुछ भी हो सकता है, या फिर भाई सच में ये बस ये श्रापित ग्रंथ ही है? आप अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा। आई होप गाइज आज का एपिसोड आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइज तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक कीजिएगा। मुझसे इंटरेक्शन बढ़ाना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, अभी आपकी स्क्रीन पर आपको 2 वीडियोस दिख रही हैं भाई, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो इस वीडियो के खत्म होने के बाद उसे भी जरूर चेकआउट कीजिएगा। जय हिंद।